आपको बताया गया था कि ठोसों में जो प्रसार होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, ठोस में जो प्रसार होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है रेखीय प्रसार, ये तब होता है जब ऐसी वस्तु को हम गर्म करते हैं जिसमें केवल लंबाई होती है। जैसे किसी छड़ को गर्म करना है, उसमें केवल लंबाई है, तो उसमें प्रसार कहाँ होगा? रेखीय प्रसार होगा, एक रेखा की दिशा में प्रसार होगा। क्षेत्रीय प्रसार में क्या होता है कि क्षेत्रफल वाली वस्तु अगर है, कोई त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है, आयताकार है, कोई समतल चद्दर है, प्लेट है, तांबे की या लोहे की या अन्य किसी धातु की, है ना, जिसमें क्षेत्रफल होता है, उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि होने से उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ऐसे प्रसार को हम कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार। और तीसरा प्रसार होता है आयतन प्रसार। आयतन प्रसार क्या है? ऐसा प्रसार जिसमें वस्तु में आयतन होता है, अर्थात वस्तु स्थान घेरती है। जैसे कोई वॉल्यूमेट्रिक वस्तु हो, जैसे गोला है, बेलन है, सिलेंडर है, सिलेंडर बेलन एक ही है, शंकु है, घन है, घनाभ है ना, इन सबको गर्म करेंगे हम तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसे प्रसार को हम कहते हैं आयतन प्रसार। तीनों गुणांक भी आपको बताए गए थे, अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं। वीडियो आप देखेंगे तो एकदम स्पष्ट आपको अच्छे से समझाया गया है क्या होता है अल्फा बीटा गामा, क्या होता है अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होता है, ये भी बताया गया है। आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऊष्मीय प्रसार के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ये उपयोग भी बताए गए थे। ठीक है, जैसे रेल की पटरियों को बिछाते समय उनके बीच में खाली स्थान क्यों छोड़ते हैं, या लकड़ी के पहिए पर लोहे का हाल चढ़ाना, या गर्मी या ठंडक के महीने में जो टेलीफोन के वायर होते हैं या बिजली के जो वायर होते हैं, इनको हम जब खींचते हैं तो उनके बीच की दूरी को हम एडजस्ट कैसे करते हैं, ये बताया गया है। और साथ ही साथ किसी बोतल में, कांच की बोतल में फंसी हुई कोई कार्क की डॉट है तो उस डॉट को कैसे हम निकालेंगे, इसके बारे में बताया गया था। फिलहाल अब द्रव में प्रसार आपको बताना है। द्रव में प्रसार की चर्चा थोड़ी कर दिया हमने। देखिए, द्रव में जो प्रसार होता है वो केवल आयतन प्रसार होता है, क्योंकि द्रव में न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है ना। बस आयतन उसका होगा, उसमें क्षेत्रफल नहीं होता, उसमें लंबाई नहीं होती, न क्षेत्रफल होगा न लंबाई होगी। ठीक है, उसमें आयतन होता है। और जिस वस्तु में अर्थात जिस बर्तन में यह रखी जाती है, द्रव रखा जाता है, उसी बर्तन का आकार यह ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो बर्तन में जो प्रसार, माफ कीजिएगा, द्रव में जो प्रसार होता है वह केवल आयतन प्रसार होता है। लेकिन आयतन प्रसार में ही 2 प्रकार से प्रसार होता है। उसमें आयतन प्रसार में ही 2 प्रकार के प्रसार हैं। एक प्रसार है वो है वो आपका आभासी प्रसार है, जिसको हम आभासी आयतन प्रसार कहते हैं, एपरेंट वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहते हैं इसको। और दूसरा प्रसार होता है वास्तविक आयतन प्रसार, वास्तविक आयतन प्रसार। इसका रीजन मैंने बताया था आपको, रीजन इसका समझाया था, फिर से बता दे रहे हैं आपको रीजन इसका। क्योंकि द्रव जो है एक ऐसा पदार्थ है कि उसको हम सीधे गर्म नहीं कर सकते। आप चाहें कि द्रव को हम सीधे गर्म कर दें तो सीधे आप द्रव को अगर कहीं आप आग में डाल देंगे तो आग तो बुझ जाएगी, तो द्रव गर्म कैसे होगा? लोहे को सीधे गर्म कर सकते हैं, किसी बेलन को, गोले को सीधे गर्म कर सकते हैं, ऊष्मा सीधे उसको मिलेगी, कोई बीच में और माध्यम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन द्रव या गैस ऐसी चीजें हैं कि इनको किसी बर्तन में रख करके ही आप गर्म कर सकते हैं। तो बर्तन जो होता है वो ठोस का बना होता है, तो पहले आप जब ऊष्मा देंगे तो पहले ठोस को ऊष्मा मिलेगी, उसके बाद द्रव को मिलेगी ऊष्मा। मान लीजिए यहां पर एक बर्तन है, ये इस बर्तन में एक ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है और आप इसको गर्म कर रहे हैं। जब गर्म करेंगे तो ऊष्मा पहले बर्तन की पेदी को प्राप्त होगी और बर्तन की पेदी को प्राप्त होगी ऊष्मा, तो इसमें फैलाव होगा, अर्थात बर्तन की पेदी फैलेगी। बर्तन की पेदी जब फैलेगी तो द्रव का आयतन, द्रव की जो ऊंचाई है, हाइट है,
थोड़ी सी गिरेगी, द्रव जो है ए बिंदु से बी बिंदु पर आ जाएगा, अर्थात द्रव का जो तल है वो थोड़ा गिर जाएगा। जाहिर सी बात है, बर्तन को ऊष्मा मिलेगी, पेजी फैलेगी तो तल थोड़ा सा गिरेगा। उसके बाद ऊष्मा तब जब ये गर्म हो जाएगी पेजी आपकी, तो ऊष्मा किसको मिलनी शुरू हो जाएगी, इस द्रव को मिलनी शुरू हो जाएगी ऊष्मा, फिर द्रव में फैलाव होगा। तो द्रव में फैलाव हो करके ये कहां पर, बिंदु सी पर चला जाएगा, बिंदु सी पर ये पहुंच जाएगा। अर्थात अगर देखा जाए तो वास्तव में प्रसार जो है बी से लेकर के सी तक हुआ है, वास्तविक प्रसार बीसी हुआ है, क्योंकि बी तक आया हुआ था द्रव, उसके बाद वो फैला हुआ है। तो अगर हम द्रव बी पर क्यों आया था, क्योंकि बर्तन में फैला हुआ था। तो अगर द्रव के प्रसार को ध्यान में रखते समय या द्रव के प्रसार को ज्ञात करते समय हम बर्तन के प्रसार को ध्यान में रखते हैं या बर्तन के प्रसार को भी ऐड कर देते हैं, तो इस प्रकार का जो प्रसार होता है वह वास्तविक प्रसार कहलाता है। ठीक है, रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड है। लेकिन अमूमन क्या होता है कि आप जब बर्तन में रखते हैं द्रव को, तो कहां पर द्रव का तल है वो आप नोट कर लेते हैं, और बाद में द्रव का तल कहां गया हुआ है उसको आप देख लेते हैं। अर्थात ए से सी तक का जो प्रसार है द्रव का, वही मापते हैं आप, क्योंकि सी ए से बी तक घटा हुआ है, इसको आप इग्नोर कर देते हैं या इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब बर्तन के प्रसार को आप पिछड़ी कर देते हैं या छोड़ देते हैं या ध्यान में नहीं रखते हैं, तब उस समय जो प्रसार होता है, ऐसे प्रसार को हम कहते हैं आभासी प्रसार। तो सिंपल सी परिभाषा इसकी हो गई कि जब किसी द्रव के प्रसार को ज्ञात करते समय हम बर्तन के प्रसार को ध्यान में रखते हैं, तब ऐसे प्रसार को हम कहते हैं द्रव का वास्तविक प्रसार। और अगर बर्तन के प्रसार को हम छोड़ देते हैं या ध्यान में नहीं रखते हैं, तो ऐसे प्रसार को हम कहते हैं आभासी प्रसार। अब द्रव में दो तरह का प्रसार हो गया ये, तो दो तरह के प्रसार गुणांक भी होंगे। अगर आभासी प्रसार है तो आभासी आयतन प्रसार गुणांक होगा, और वास्तविक प्रसार है तो वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक होगा। क्योंकि आयतन प्रसार हो रहा है तो गामा से ही हम दिखाएंगे, आयतन प्रसार गुणांक को गामा से दिखाते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से दिखाते हैं, और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से दिखाते हैं। तो आयतन प्रसार गुणांक अगर है तो गामा दिखाया जाएगा, क्योंकि आभासी है तो गामा ए लगा देंगे, एपरेंट, एपरेंट मतलब आभासी। अगर वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक है तो गामा के साथ यहाँ पे आर लगा देंगे, तो गामा आर हो जाएगा। तो गामा ए भी हो सकता है ये, और ये गामा आर भी हो सकता है, गामा ए एंड गामा आर बोथ। ठीक है, क्या होता है ये, देखिए आयतन प्रसार गुणांक की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं। उसका सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। अल्फा का सूत्र बताया गया है, आप देखेंगे जब लेक्चर तो उसमें समझाया गया है। बीटा का क्या फार्मूला होता है, गामा का क्या फार्मूला होता है, सब बताया गया है। तो आयतन प्रसार गुणांक गामा का फार्मूला होता है, आयतन प्रसार गुणांक गामा इक्वल टू डेल्टा V अपान V इंटू डेल्टा T, ये फार्मूला होता है। मतलब किसी द्रव का या ठोस का, ये ठोस के केस में भी है, ठोस का ये मूल आयतन है, और जब ठोस के तापमान में वृद्धि आप करेंगे, डेल्टा T आपने तापमान में वृद्धि कर दिया 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, कुछ आपने वृद्धि कर दिया, मूल आयतन भी उसका है, तो उसके आयतन में भी कुछ वृद्धि हो गई, आयतन में होने वाली वृद्धि डेल्टा भी हो गई। तब ऐसी अवस्था में जो आयतन प्रसार गुणांक है गामा, उसका मान डेल्टा V बटे V इंटू डेल्टा T हो जाएगा। यहां पर द्रव के केस में आप आए, चूंकि आभासी आयतन प्रसार गुणांक है, तो यहां पर गामा ए हो जाएगा, गामा ए, आभासी आयतन प्रसार गुणांक गामा ए हो जाएगा। यहां पर साथ में ए लगा दिया हमने। डेल्टा V क्या है, डेल्टा V ये आयतन में होने वाली वृद्धि है, लेकिन यहां भी हम लगा देंगे डेल्टा V के साथ ए लगा देंगे, तो आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि हो जाएगी।
बटे मूल आयतन तो वही रहेगा, इसमें कोई अंतर तो आएगा नहीं, चाहे आभासी वृद्धि हो चाहे वास्तविक वृद्धि हो, मूल आयतन तो वही रहेगा, इनटू डेल्टा टी। ये सूत्र जो है ये आभासी आयतन प्रसार गुणांक का है। कहने का मतलब द्रव के आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि को यहां रख देंगे, अगर हम डेल्टा भी ए लगा देंगे साथ में, तब उस अवस्था में ये गामा ए आएगा। और अगर यहां पर हम डेल्टा भी आर कर देते हैं, अर्थात द्रव के आयतन में होने वाली वास्तविक वृद्धि रख देते हैं, वास्तविक वृद्धि का मतलब बी से लेकर सी तक जो भी आयतन फैला हुआ है, डेल्टा भी आर यहां रख देते हैं, मूल आयतन वही रहेगा, डेल्टा टी वही रहेगा, तब उस अवस्था में यहां पर ये गामा आर हो जाएगा या रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड हो जाएगा। ये द्रव का वास्तविक प्रसार हो जाएगा और ये द्रव का आभासी प्रसार है। यहां पर केवल द्रव के आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि रखी गई है और यहां पर द्रव के आयतन में होने वाली वास्तविक वृद्धि रखी गई है। ठीक है, यहीं पर अगर हम बर्तन में होने वाले प्रसार गुणांक की बात कर लें तो बर्तन तो ठोस है, ठीक है, तो बर्तन का जब आयतन प्रसार गुणांक निकालेंगे तो गामा जी कर देंगे। ग्लास के लिए है ये जी। कोई बर्तन हो सकता है, किसी भी धातु का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, किसी भी धातु का होगा, उसका जो प्रसार गुणांक होगा उसको हम गामा जी दिखा रहे हैं। गामा जी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा भी जी। डेल्टा भी जी का मतलब उस बर्तन में होने वाला, उसके आयतन में होने वाला प्रसार। ये तो प्रसार गुणांक है और डेल्टा भी जी जो है वो बर्तन में होने वाला प्रसार है, बटे मूल आयतन हो जाएगा भी। मूल आयतन बर्तन में जो वही रहेगा जो पहले द्रव का आयतन था, इनटू डेल्टा टी। तो ये तीन गुणांक आपको मिले हुए हैं। एक तो है द्रव का आभासी आयतन प्रसार गुणांक, दूसरा है द्रव का वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक और ये तीसरा है बर्तन का आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, अगर यहां पर हम ध्यान दें, यहां ध्यान देगा इसको हम, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप तिरछा उड़ा कर देंगे जब, तो डेल्टा भी ए देख रहे हैं, बर्तन के आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि का मान हो जाएगा। तिरछा उड़ा कर दीजिए, यहां से आ जाएगा ये गामा ए इंटू भी इंटू डेल्टा टी। ये डेल्टा भी ए की वैल्यू हो गई। यहां से डेल्टा भी आर की वैल्यू निकालना चाहें तो डेल्टा भी आर इक्वल टू हो जाएगा गामा आर इंटू भी इंटू डेल्टा टी। गामा जी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा भी जी अपान भी टू डेल्टा टी। तो डेल्टा भी जी इक्वल टू हो जाएगा गामा जी इंटू भी इंटू डेल्टा टी। ये तीनों आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, डेल्टा भी आर जो है ये द्रव के आयतन में होने वाली वास्तविक वृद्धि है, डेल्टा भी जी जो है ये बर्तन के आयतन में होने वाली वृद्धि है, डेल्टा भी ए जो है ये बर्तन के माफी द्रव के आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि है। तो अभी चित्र बनाया था हमने, पहले द्रव हमारा ए बिंदु तक था, घट करके बी तक आया, फिर यहां से यहां तक बढ़ा सी तक। तो बीसी जो है, बीसी ये आपका वास्तविक प्रसार हो गया और एसी जो है ये आभासी प्रसार हुआ और एबी जो है वो बर्तन का प्रसार हुआ। तो सिंपल सी बात है कि द्रव के आयतन में होने वाली आभासी वास्तविक वृद्धि जो है, द्रव के आयतन में होने वाली वास्तविक वृद्धि, ये द्रव के आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि प्लस बर्तन के आयतन में होने वाली वृद्धि के योग के बराबर होगा। पूरा BC का जो मान है वह AC प्लस AB के बराबर होगा।
मतलब टोटल जो है वह वास्तविक प्रसार जो हुआ द्रव में वह आभासी प्रसार प्लस बर्तन के प्रसार दोनों के योग के बराबर होगा। अगर हम यहाँ मान रख दें डेल्टा वी आर की वैल्यू रखें यहाँ पे, तो गामा आर इंटू वी इंटू डेल्टा टी, ये डेल्टा वी आर की वैल्यू यहाँ पर रखी गई है। डेल्टा वी ए की वैल्यू गामा ए इंटू वी इंटू डेल्टा टी रखी गई है, प्लस डेल्टा वी जी की वैल्यू जो है वह गामा जी इंटू वी इंटू डेल्टा टी रखा गया है। वी इंटू डेल्टा टी कॉमन लेकर के हर जगह से कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं गामा आर इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी, अर्थात द्रव का वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक बराबर द्रव का आभासी आयतन प्रसार गुणांक प्लस बर्तन का आयतन प्रसार गुणांक, बर्तन का आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, चलिए ये तो आपका हो गया द्रवों में प्रसार। गैसों में प्रसार की बात करते हैं। देखिए गैसों में प्रसार के लिए तो एक अलग से चैप्टर ही है, विस्तृत चैप्टर है वो गैसों के लिए, लेकिन यहां पर गैसों में कौन कौन से प्रसार होते हैं उसकी चर्चा एक बार आपसे कर देनी है। ठीक है, देखिए गैसों में भी केवल आयतन प्रसार ही होता है। गैसों में न तो रेखीय प्रसार होता है और न ही क्षेत्रीय प्रसार होता है। जिस प्रकार से द्रवों में न तो रेखीय प्रसार होता है न क्षेत्रीय प्रसार होता है, केवल आयतन प्रसार होता है, वैसे ही गैसों में भी रेखीय और क्षेत्रीय प्रसार नहीं बल्कि आयतन प्रसार ही होता है। ठीक है, लेकिन गैसों में भी आयतन प्रसार दो तरह का होता है। एक होता है स्थिर दाब पर और दूसरा होता है स्थिर आयतन पर। स्थिर दाब पर और स्थिर आयतन पर दो तरह का प्रसार होता है। ठीक है, पहला है स्थिर दाब पर प्रसार, दूसरा है स्थिर आयतन पर प्रसार। इसलिए दो तरह के गुणांक भी होते हैं। गैसों में पहला गुणांक होता है गैसों का आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक होता है गैसों का, और दूसरा होता है गैसों का दाब प्रसार गुणांक, गैसों का दाब प्रसार गुणांक। इसके बारे में विस्तृत आप जो है पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे। ठीक है, गैसों में जो आयतन प्रसार गुणांक होता है वह स्थिर दाब पर होता है। स्थिर दाब पर जब आपसे कहा जाए गैसों का आयतन प्रसार गुणांक बताइए, मतलब आयतन में फैलाव हो रहा है, लेकिन आयतन में फैलाव हो रहा है तो दाब को फिक्स रखा गया है। ठीक है, और जब गैसों का दाब प्रसार गुणांक कहा जाए तो जान जाइएगा कि यह स्थिर आयतन पर है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि देखिए जब किसी सिलेंडर में या बेलन में हम गैस को भरते हैं, नीचे से उष्मा देंगे आप, गैस फैलने का प्रयास करेगी, गैस फैलेगी। लेकिन अगर गैस फैल रही है और ऊपर से आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर को आप ज्यादा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो गैस कहां फैलेगी? नहीं फैल पाएगी। और अगर प्रेशर आपका फिक्स है कि प्रेशर जो है इतने से ज्यादा हम नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर गैस फैलेगी तो उसको ऊपर उठा देगी, तो प्रसार गैसों हो जाएगा। तो गैसों के प्रसार को करते समय आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप आयतन प्रसार निकाल रहे हैं तो दाब को आपने रोका है या नहीं रोका है, या दाब में प्रसार दिखा रहे हैं तो आयतन को फिक्स किया है या नहीं किया है आपने, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सूत्र हम बता दे रहे हैं आपको, फिर चैप्टर में आप आएंगे तो इनकी जो विशिष्ट ऊष्मा है उन सब पर आपको विस्तार चर्चा होगी। वैसे कुछ पोर्शन दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन पूरी विस्तार चर्चा आपकी बाद में की जाएगी उस पर। गैसों का जो आयतन प्रसार गुणांक है वो स्थिर दाब पर होता है और इसको गामा से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? गामा से। गामा इक्वल टू होता है डेल्टा V अपान V इंटू डेल्टा। जो प्रसार जो सीधे ठोस में और द्रव में होता है वही सेम यहां पर है। आयतन में होने वाली वृद्धि बटे मूल आयतन गुणित ताप वृद्धि। जितना ताप आपने बढ़ाया है किसी बर्तन में भरी हुई गैस का,
वो ताप वृद्धि यहां हो जाएगी, मूल आयतन यहां हो जाएगा और आयतन में फैलाव यहां पर। स्थिर दाब की बात हो रही है, ये स्थिर दाब पर है ये, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर है, एट कांस्टेंट प्रेशर ये चर्चा हो रही है, ठीक है। और अगर दाब प्रसार गुणांक की बात करें हम तो उसको हम दिखाते हैं बीटा से। बीटा गैसों का दाब प्रसार गुणांक दिखाया जाए तो बीटा होता है और बीटा की वैल्यू होती है डेल्टा पी अपान पी इंटू डेल्टा टी, अर्थात दाब में होने वाली वृद्धि बटे मूल दाब गुणे ताप वृद्धि, जबकि यहां पर आयतन स्थिर है अर्थात एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपकी ये क्रिया की जा रही है, बीटा इक्वल टू डेल्टा पी अपान पी इंटू डेल्टा, ठीक है। तो ये गैसों का प्रसार हो गया, और द्रव में प्रसार आप पढ़ चुके हैं और ठोसों का प्रसार भी आप जान चुके हैं, ठीक है। देखिए जल जो है, जल ये एक स्पेशल द्रव है। पहली चीज तो ये कि ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है ये, ठीक है ना। आप उसको तापमान घटा देंगे तो बर्फ बन जाएगा, थोड़ा सा गर्म करेंगे जल बन जाएगा, द्रव हो जाएगा, और गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगा, ठीक है। जल में असामान्य प्रसार होता है। अब जल का असामान्य प्रसार क्या है ये आपको समझना है। जल का असामान्य प्रसार, एबनॉर्मल एक्सपेंशन होता जल में, असामान्य, इसका मतलब कि और द्रवों की तरह प्रसार नहीं होता है, इसमें कुछ अलग होता है। जल का असामान्य प्रसार का अर्थ हुआ कि जल जो होता है इसमें कुछ अलग तरह से प्रसार होता है। क्या अलग तरह से होता है, ध्यान दीजिए। सामान्य अवस्था में ताप बढ़ने पर द्रव का आयतन बढ़ता है, सिंपल सी बात है। ताप बढ़ाएंगे द्रव का आयतन बढ़ेगा, ताप घटाएंगे द्रव का आयतन घटेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है और ताप घटाने पर आयतन घटता है। कहने का मतलब अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस की ओर हम चले, 0 से 100 की तरफ चले, तो इसका आयतन जो है अगर V रहेगा तो V से बढ़कर V प्लस डेल्टा V हो जाएगा, अर्थात आयतन में की बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन जल में क्या होता है, जल की बात कर रहा हूं, जल में 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, केवल बस 4 डिग्री सेल्सियस बात हो रही है, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जो ये प्रसार होता है, इसमें 0 से 4 में ताप वृद्धि कर रहे हैं तो जल का आयतन बढ़ना चाहिए, लेकिन वास्तव में जल के आयतन में यहां पर कमी आ जाती है, जल का आयतन कम हो जाता है। मतलब अन्य द्रव जो होते हैं वो 0 से आप जो जो आगे बढ़ेंगे आयतन बढ़ेगा, लेकिन अगर जल है तो जल में ताप वृद्धि होने पर आयतन घटता है, उल्टा होता है। लेकिन 4 तक ही होता है ऐसा, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आप आगे बढ़ेंगे, जब 100 तक जाएंगे तो फिर ये आयतन जितना आया रहेगा उससे फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर इसका जो प्रसार है वो अन्य द्रवों की भांति होना शुरू हो जाएगा। जैसे अन्य द्रव मतलब वैसे ये भी करेगा। कहने का मतलब केवल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक ही यह अपना प्रसार सामान्य नहीं रखता, अन्य द्रवों की भांति नहीं रखता ये 0 से 4। इसीलिए जब आयतन में कमी आएगी, बढ़ने में कमी आएगी तो आयतन कम हो जाएगा, जब तो घनत्व बढ़ जाएगा, भारीपन बढ़ जाएगा उसका। इसीलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के जल को भारी जल कहते हैं। भारी जल, हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के जल को भारी जल कहते हैं क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के जल का घनत्व ज्यादा होता है। सामान्य जो द्रव होते हैं उनके 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का जो घनत्व है ज्यादा होता है, लेकिन जल में 0 का नहीं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का जो जल होता है वो भारी होता है, जबकि होना चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के जल भारी होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए
0 से 4 के बीच में जल का जो प्रसार होता है वह अन्य सभी द्रवों से अलग होता है, यानी असामान्य प्रसार होता है। ठीक है, इसके उपयोग क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। जो बर्फीले स्थान होते हैं जहां पर वर्ष में 6-6 महीने मोटी मोटी बर्फ जमी रहती है, ऐसे स्थानों पर क्या होता है कि झील जो होता है ना, उन झीलों की सतहों पर मोटी मोटी बर्फ की चादरें ढक जाती हैं, लेकिन उसके नीचे पानी रहता है और उस पानी में जो मछलियां होती हैं वो जीवित रहती हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे का जो पानी होता है वो अपेक्षाकृत गर्म होता है। ठीक है, क्योंकि ठंडक के मौसम में क्या होता है, बर्फ हमेशा ऊपर से जमती है। आप फ्रिज में जो है किसी बर्तन में पानी रख के रख देंगे जब, तो बर्फ हमेशा ऊपर जमेगी, या नहीं नीचे जमेगी। पानी जमता है ऊपर से, गर्म होता है नीचे से। नीचे से गर्म होगा तो ऊपर वाला नीचे वाला पानी ऊपर चला आएगा। लेकिन बर्फ जो है वह जब जमेगी तो हल्की होती है, बर्फ का जो घनत्व होता है कम होता है, पानी भारी होता है, बर्फ हल्की होती है, तो ये ऊपर की तरफ आ जाती है, तो बर्फ ऊपर जमना शुरू होता है और नीचे तक जाकर जम जाता है। तो जब मौसम ठंडा होता है तो झील का जो जल होता है इसकी ऊपरी सतह पर बर्फ जम जाती है और ऊपर की जो सतह होती है उस पूरी एरिया में बर्फ जो है वो जमा हो जाती है। जब बर्फ ये काफी भारी हो जाती है तो पूरे बर्फ का जो टुकड़ा हुआ ये अंदर चला जाता है। कहां पर, झील के जल में हो जाता है, झील के जल में चला जाता है ये, और नीचे वाला पानी ऊपर आ जाता है, नीचे का पानी ऊपर और ऊपर की बर्फ नीचे आ जाती है। फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है कि नीचे जो बर्फ गई हुई है वो पिघल जाती है, ऊपर वाला पानी फिर ठंडा होता है, फिर बर्फ जम जाती है, तो ऊपर वाली बर्फ जमती है, नीचे हो जाती है, नीचे का पानी ऊपर चला जाता है। ये क्रिया चलती रहती है। कब तक चलती है ये क्रिया, जब तक जो झील का जल है उसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड, माफ कीजिएगा 4 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। जब तक इसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता, जब 4 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा तब वही हमारा जो जल होता है वो भारी जल कहलाता है, वो भारी जल हो जाता है। और जब भारी जल हो जाएगा तो ऊपर के बर्फ के भार को वह सह लेगा, अर्थात अब वो नीचे नहीं जाएगा। और बर्फ होती है ऊष्मा की कुचालक, सुचालक नहीं होती है। जल भी ऊष्मा का कुचालक होता है, सुचालक नहीं होता है। तो बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए भीतर के पानी में जो ऊष्मा रहती है वो ऊपर बाहर नहीं निकलने पाती, तो अंदर की ऊष्मा अंदर बनी रहती है। उसमें मछलियां, मेढक या अन्य जो जीव जंतु रहते हैं वो जीवित रहते हैं। ठीक है, ये उसका रीजन है। सर्दियों में क्या होता है कि जो नल की पाइपें होती हैं वो फट जाती हैं, नल की पाइपें फट जाती हैं। क्यों इसलिए फट जाती हैं नल की पाइपें कि जब पानी जमता है, जब ठंडा तापमान होगा, जब पानी जमेगा, तो जब जल जमता है, ठीक है, ठंडा होता है तो बर्फ बनेगा। बर्फ का आयतन जो होता है वो ज्यादा होता है, बर्फ का आयतन ज्यादा होता है, जबकि होना चाहिए कम। तापमान जब कम हो रहा है तो आयतन में कमी आनी चाहिए, तापमान बढ़ने पर आयतन बढ़ना चाहिए, तापमान बढ़ने पर आयतन बढ़ना चाहिए और कमी होने पर कमी होनी चाहिए। लेकिन यहां पे क्या है, तापमान जब कम होता है और बर्फ बन जाता है तो बर्फ बनने पर आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ेगा तो नल की पाइपों में जल भरा है और वही आयतन जब बढ़ जाएगा उसका, तो उस नल की पाइपों में वो समा नहीं पाएगा, जिससे नल की पाइपें फट जाएंगी। आप एक गिलास पानी लीजिए, उसको फ्रिज में जमा दीजिए, तो पानी तो रहेगा ग्लास के लेवल में ही, लेकिन बर्फ जब जम जाएगी तो बर्फ ऊपर की सतह तक आ जाएगी, बर्फ ऊपर चली जाएगी क्योंकि बर्फ का आयतन ज्यादा होता है। तो इसलिए नल की पाइपें कभी कभी फट जाती हैं। और इसी बर्फ के आयतन ज्यादा होने के नाते ही पहाड़ों में दरार जो पड़ती है उसमें बर्फ के चट्टान के आ जाने से पहाड़ों में दरार चौड़ी हो जाती है, इसी से भूस्खलन भी हो जाता है। पौधों को पाला क्यों मारता है, क्योंकि जब ठंडा पानी जो है वो पौधों की नसों में पड़ जाता है, तब उस समय क्या होता है कि जब ये जम करके बर्फ बन जाता है तो बर्फ क्या होता है, स्थान ज्यादा उसको चाहिए, बर्फ का आयतन ज्यादा होता है, क्योंकि जल में असामान्य प्रसार है,
ठंडा होने पर इसका आयतन कम होना चाहिए, लेकिन स्पेशल जल है, जल में असामान्य प्रसार होने के नाते तापमान घटने पर आयतन बढ़ जाता है इसका। इसी से जो है वह पौधों की नसों में फिर समा नहीं पाता, तो पौधों में नसें फट जाती हैं, तो आप कहते हैं पाला मार गया उसको। ठीक है, तो ये जल के असामान्य प्रसार के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जल जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका जो व्यवहार होता है वह सामान्य द्रवों से अलग होता है। ठीक है, इसका ये उपयोग है। इसके आगे और भी इस चैप्टर में जो है वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा।